एक ब्रेक पे जाने से पहले इलेक्शन का खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन 2024, जी हाँ 8 फरवरी को इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खूबी हो चुके हैं। कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, कुछ रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पार्ट ऑफ गेम। एक स्पेशल रिजल्ट जो मेरे पास आया है, मैं बता दूँ, लतीफ़ खोथा साहब हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की तरफ से थे। उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को डिफीट किया है लाहौर में, और ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ चेंज आया। जहाँ बहुत सारी चीज़ों में हमने चेंज अभी नज़र आ रहा है। हमने अपने मेहमानों से भी डिस्कस किया कि कुछ चेंजेस इस तरह नज़र आ रहे हैं कि जो नए इवन जो न्यू जनरेशन आई, मुख्तलिफ पार्टीज़ की हमने बात करी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या कोई और हो, हमारी यूथ उसमें बड़ा इस दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही है और वो लोग विन कर रहे हैं। और जो पुराने हमारे पॉलिटिशियंस थे, जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी चाहता हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स से एलिमिनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। यूथ को आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ओवरनाइट चेंज अगर आएगा तो वो यही यूथ लेकर आएगी जो मोर देन 64% है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इसके ऊपर हमने बात करी, इलेक्शंस पे ही बात करी, आने वाले चैलेंजेस पे ही बात करी। फर्दर हम बात करें, हमारे दरमियान इस वक्त दो और हमारे मौजूद मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनका तारुफ करा दूँ। फराज हाशमी साहब हैं, बैंकर हैं, एनालिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। फराज भाई, आपको वेलकम करते हैं। सुबह मैंने आपको सहमत दी, आप ऑफिस छोड़ कर, दैट्स माई प्लेजर सर। जी बिल्कुल। इसके साथ एक और शख्सियत है, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस फोरम्स में अहदेदार हैं, प्रेसिडेंट्स हैं और वेल स्पोकन पर्सनैलिटी। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी मैंने एक कॉल्स की और वो मॉर्निंग में अपनी मसरूफियात छोड़ कर आ गए। फवाद शेख साहब, फवाद भाई वेलकम टू माई शो। कैसे हैं सर? सुबह आपको जहमत दी मैंने। ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच। फराज भाई, हमने अपने मेहमानों से बात की, इलेक्शंस के ऊपर बात की, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो पर बात की। इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है, जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा। हमने यही कहा कि जो हारने वाला है वो जीतने वालों को वेलकम कहे। एक नई रिवायत जन्म लेनी चाहिए, ना कि ये कि दोबारा इलेक्शन धांधली। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं खुद फील्ड में था, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। क्या कहेंगे सर, अब जो कुछ भी हो रहा है और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आने वाले वक्त में? आई थिंक पहले तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर सब लोगों को बड़ा इम्प्रेसिव बात है ये कि जब हम कल वोट डालने गए तो काफ़ी हमने लोगों को कतार में क्यू में देखा और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, सब अपने तौर पे एक विजन लेके कि जी किसी न किसी को वोट करना है। गेम यही था और एम यही था हर किसी का कि जी हर कोई आए और आके वोट डाले। वोटिंग हुई है, उसके बाद अब आगे आपने जो जिस तरह का प्रोसेस देखा है, तो आई थिंक ये एक आगे आने वाली बड़ी ये खुशाइन बात है। और एट द सेम टाइम अगर हम इसको कोई फ्यूचरिस्टिकली देखते हैं आगे जाके कि अगर एक कोई हुकूमत प्रॉपर बन जाती है तो ये सब ये मिल के एज ए टीम काम ये करें कोहेसिव तौर पे, जो हमें फीलिंग आ रही है। क्योंकि हमने बहुत सारे बयानात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये देखा है कि उन्होंने ये बात की है कि जी जो भी आए हम उनके साथ मिल के काम ये करेंगे। यही चीज़ आगे आई थिंक अगर एमक्यूएम भी आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है, यही होना चाहिए, होना भी यही चीज़ आगे। और अब ये इंडिपेंडेंट भी आते हैं, अगर जैसे अभी तक हमें कुछ दिख रहे हैं मेजॉरिटी में, अभी हमें आइडिया नहीं है कि एंड क्या होगा। तो आई थिंक इनको सबको ये मिल के एक तौर से पाकिस्तान के लिए काम करना है, क्योंकि बहुत अब ज़रूरी हो गया है। पिछले हम 1-1.5 साल से एक इकनॉमिक क्राइसिस में अलग है क्रंच हमें, और वर्ल्ड वाइड हम लोगों को बहुत ज़्यादा हिट पड़ रही है। जब हम लोग बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उसमें हम लोगों को एक इम्पैक्ट फील होता है कि वो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम इससे बाहर निकलें और हम एज अ नेशन कोहेसिवली काम करें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, हमने इस पर भी बड़ी डिटेल में बात की। ओवरसीज़ हमारे एक नुमाइंदे थे शाहिद, अभी हम उनसे दोबारा बात करेंगे। फाज शेख साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा एक गुडविल जेस्टर है बिलावल भुट्टो की तरफ से भी कि सबको हम दूसरों के साथ मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, और बनाना भी चाहिए, सबके साथ मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम को ज़रूरत है यूनाइटेड होने की। सर, बहुत सफ़र कर लिया, 75 साल हो गए, 76 साल हो गए। मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत ज़रूरत है एक अच्छी लीडरशिप की, अच्छी गवर्नमेंट की। क्या कहेंगे सर आप? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, और चाहे किसी की भी हो। हाँ, मुझे लगता है कि अब हमारे पास चॉइस भी नहीं है। जो रिजल्ट्स अभी तक आ रहे हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट इंडिविजुअली गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, कोई भी पार्टी। तो उसमें एटलीस्ट 2 या 3 पार्टियों को आपस में मिल के गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, और उसमें हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करके अवाम के बारे में, मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा।
तो चूँकि अगेन जिस तरह से पाकिस्तान फ्री फॉल गिर रहा था, हमारी इकोनॉमी गिर रही थी, अब तो खैर 2-3 महीने से कुछ सूरत हाल संभल गई है, मगर सर हम बाकी मुल्कों से बहुत नीचे चले गए हैं। तो ऐसे में ये काम अब ये सेहरा जो अब इलेक्टेड नए पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके सर पर होगा कि अगर वो थोड़ा सा अगेन दिल बड़ा कर आपस में बैठ जाएं, अपने जाती इख्तलाफात साइड करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, करना पड़ेगा और काम करें मुल्क के लिए, तो सर हो सकता है। मगर अगेन डायनामिक डिफरेंट है, पहले की तरह किसी एक पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट बना सके। और जिनको शिकस्त हुई वो खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करें, बल्कि गुडविल जस्टर दें, जो विन करें उनको जाके कांग्रेचुलेट करें, उनको गले लगाएं। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक निकलते बड़े दिल का मैं सबूत दें, बड़ेपन का सबूत सुबह लास्ट मैंने टीवी देखा तो बड़ा एक हैरानकुन रिजल्ट मेरे सामने से गुजरा कि वो लियारी में एक नौजवान लड़का है, वो उसने मेरा ख्याल है नून लीग से वो सीट जीती और बहुत क्लोज मार्जिन से जीती। ठीक है, मगर हैरानकुन बात है, इसका मतलब है कि लोग भी चाहते हैं कि चेंज आए, नए लोगों को, नए यंग लोगों को मौका दिया जाए ताकि वो आके परफॉर्म करें। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जो लोग यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, वो नो डाउट वो काम भी ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, जो लोग एजड हैं बड़ा टैलेंट, और हमारे जो यंगस्टर हैं, जैसा कि मैंने कहा कि मोर देन 64% हमारे पास यंगस्टर हैं और दे आर वेरी टैलेंटेड। हमने इस पे बहुत प्रोग्राम्स किए, आमिर सज्जाद के साथ भी, नसीर भाई भी हमारे प्रोग्राम थे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बच्चों में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। फराज भाई आप बेहतर जानते हैं, आप भी बाहर रहे। जैसे कि इन्होंने कहा कि डेफिनेटली जो हमारे यंगस्टर जो आ रहे हैं यही इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, और ये हमारा बहुत बड़ा कैपिटल, एक एसेट्स है हमारा, जो हमारे यूथ है। आई थिंक ये यूथ को यहाँ छोड़ देना चाहिए। आई थिंक ये यूथ के साथ साथ एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ब्लेंड ऑफ यूथ की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, ये माशाल्लाह बैठे हैं फवाद साहब, इनके पास बड़े सीनियर लोग हैं इस वक्त काटी में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें ये कि यूथ होनी चाहिए, लेकिन एक आध दो लोगों का आपको ऐसी टीम चाहिए जो आगे उसको लेके साइमल्टेनियसली चलें। एट द सेम टाइम आई थिंक अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है कि एक कोई एज ब्रैकेट भी ये बना दे आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कि जी इस उम्र से ऊपर के लोग, दैट्स अ गुड पॉइंट, आई एग्री, इस उम्र से ऊपर के लोग वो हिस्सा ना ले सकें। सर अभी तो 80 साल वाली भी माशाल्लाह हमारे बहुत ज्यादा, आई थिंक 40 साल वाले बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और आई थिंक 50% लोग ऐसे हैं जो कि आपको क्लियर मिलेंगे। जबरदस्त सर, फुली एग्री विद यू सर, जबरदस्त इन्होंने बात की कि जहाँ हर जगह जो एज बैरियर होता है, एजुकेशन में, सर्विस में, पॉलिटिक्स में कोई एज बैरियर नहीं है। क्या ख्याल है? देखिए ये बिल्कुल आई एग्री विद फराज। और देखिए एक मेंटोरशिप होती है, ऐसे लोगों को जो है ना, जब दे गो इनटू रिटायरमेंट एंड दे शुड बिकम मेंटोर, डेफिनेटली, यू नो। तो वो हमें जरूरत उस एक्सपीरियंस की भी रहेगी, ठीक है, बिल्कुल, वी कैन नॉट डिस्कार्ड देम ऑल ऑफ अ सडन, बट देयर इज अ वे, ओके, दे कैन कंट्रीब्यूट। सो वो जो बात है, वो ब्लेंड इन वाली बात, इट्स टोरिफिक, और हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। और काटी में तो खैर हम खुद भी मेंबर हैं, चीज़ें देखते भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, दे यू नो वी वर्क टुगेदर इन सो मेनी फोरम्स। तो यही हम बड़ा चेंज है, बड़े यंगस्टर आ गए हैं। जी बिल्कुल आए हैं, सारे हमारे दोस्त हैं और बहुत अच्छा यानी काम। एक चीज़ें देखें, अभी इसका मैं इनका जो इलेक्शन इन्होंने FPCCI का जीता, इट वाज वन ऑफ द एग्जांपल कि आफ्टर 5 years दे हैव यू नो टेकन द हेड, देन दे SM तनवीर आए, उन्होंने चीज़ों को चेंज किया, रिवैम्प किया, नाउ दे आर यू नो डूइंग वेरी ग्रेट इन FPCCI आफ्टर 5 years। तो वो लीडरशिप चेंज हुई है, तो वो हुआ है, अदरवाइज वो स्टैटिक हो गए थे। तो ये ज़रूरत है एक्चुअली सर, ये हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है। मैं आपकी इनकी फराज साहब की बात को सेकंड करूंगा कि होता क्या है कि जो हमारे यहाँ बिजनेस पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो ज़्यादा एल्डर लोग होते हैं ना, हम इनको पैटर्न्स कहते हैं, दे आर नॉट ऑफिस बेरर्स एनी मोर, दे बिकम पैटर्न्स। तो वो हम फॉलो उन्हीं को ही कर रहे होते हैं, उन्हीं की गाइडलाइन होती है, मगर उसमें जो उनके बाद की जो जनरेशन होती है, जो सेकेंड या थर्ड लेयर होती है, वो परफॉर्म करने का उसको मौका मिलता है। अच्छा, काटी की ये रिवायत है पिछले कोई 10-15 सालों से कि आपको KCCI के मुकाबले में, FPCCI के मुकाबले में जो यंग जनरेशन है वो टॉप पोजीशंस पे नज़र आएगी और वो उन्हीं की ही गाइडलाइन से परफॉर्म कर रही होती है। ये जो फराजुर रहमान साहब हैं, ही इज़ अ वेरी यंग गाय, वेरी एनर्जेटिक। अब इनसे अगर आप पीछे चले जाएं, जो लास्ट 3-4 प्रेसिडेंट्स थे, उनका भी एज ग्रुप यही था। तो ये बहुत खुशाइन बात है।
और अभी स्पेशली जिस तरह फेडरेशन का नक्शा तब्दील हुआ है और बड़ा हेल्दी कंपटीशन रहा, और मतलब वही अगेन जो पुराने कन्वेंशनल लॉर्ड्स बैठे हुए थे वो घर चले गए और एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आया है। अच्छा, जैसे कि फराज भाई ने कहा कि कोई एज बैरियर होना चाहिए, हर जगह सर्विस में, एजुकेशन में होता है, बट देयर इज नो एज लिमिट इन पॉलिटिशियन को 80 साल का भी आ रहा है। डू यू एग्री? सर, मैं इस तरह एग्री करता हूं कि ये कल्चर सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको थोड़ा सा अगेन दिल बड़ा करना चाहिए, और जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं दे शुड कंसिडर देमसेल्फ एज द पैटर्न्स ऑफ दिस देयर एसोसिएशंस। फिर उनको ये चाहिए कि यंग लोगों को मौका दें ताकि वो वक्त पर ग्रूम हो सकें। देखें, यंग लोग गलती करते हैं बट अगेन वो सीख भी लेते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने, नासिर भाई ने मेरे कहा मेंटोर। आमिर भाई, आप एग्री करेंगे इस बात से कि कोई एज लिमिट होनी चाहिए, बैरियर होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में? बिल्कुल, पॉलिटिशियन के लिए देखें ये बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम तो होना चाहिए ना। एक ऐसा सिस्टम अगर आप बना देंगे कि जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो एंड हर चीज़ का होता है, ज़िंदगी का भी एंड होता है, आगाज़ भी होता है, एंड भी होता है। इसी तरीके से उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए और उसी हिसाब से उसको लेके चलना चाहिए। आप देखें कि हमारे पास जिस चीज़ की, जिस विजन की इस वक्त कमी है वो ये है कि मैं हर प्रोग्राम में जहाँ पे भी जाता हूँ ये बात ज़रूर करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान का कोई विजन नहीं है। जैसे विजन 2030, विजन 2050, सऊदीया का, बिल्कुल। और उसके साथ फिर आप अटैच करते हैं अपनी सारी चीज़ें, अपनी इकोनॉमी को, अपनी ग्रोथ को, और उसके साथ फिर उसके टारगेट्स होते हैं, उसकी प्लानिंग होती है और उसकी फिर रिपोर्ट्स पब्लिश होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और उसी से मुल्क आगे जाते हैं, क्योंकि आपको विजन ये होता है कि आगे की जो चीज़ आने वाली है उसको पहले से देख लेना और उसकी पहले से प्लानिंग कर लेना अच्छे से कि उसको अचीव किया जा सकता है। उसके साथ फिर आप दुनिया को भी देखते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। अगर आप जर्मनी को देखें, उन्होंने 2030 का ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, और उन्होंने अपनी सारी जितनी भी जो गाड़ियां हैं उन्होंने ऑयल से, उससे डीजल से, हर चीज़ को ख़त्म कर देना है। तो उसके बाद वहाँ पे कोई भी आपको ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जिसमें पेट्रोल डल रहा हो, वो डल रहा हो। तो अपनी इकोनॉमीज़ को देखें, मैंने हमेशा कहा कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए, वीकनेसेस कम करनी चाहिए। वीकनेसेस कम करनी चाहिए। इस वक्त मैं आमिर भाई आपसे दोबारा बात करता हूँ। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें दोबारा ज्वाइन किया है कनाडा से शाहिद ने। शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा शाहिद, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं फराज हाशमी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फवाद शेख साहब हमारे दो सीनियर एनालिस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अभी हम बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा एक सजेशन दिया हमारे मेहमानों ने कि हर जगह एज बैरियर्स होते हैं, लिमिट्स होती हैं, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे एजुकेशन में। पॉलिटिशियंस में हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसमें 75 ईयर्स वाले भी पॉलिटिशियन हजरात हैं, 80 साल वाले भी हैं। क्या ख्याल है, आप अग्री करेंगे इस बात से? हाँ, मैं एग्री करूंगा, लेकिन हमारे वहाँ पॉलिटिशियंस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, सच लाइक स्टाफ कॉलेज कोयटा है जिस तरह, इसी तरह पॉलिटिशियंस का भी कोई 2-3 मंथ का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि थोड़ा सा ये जब पार्लियामेंट में आए तो अच्छी लैंग्वेज, शाइस्ता जबान इस्तेमाल करें। ये जरूरी है, इस चीज को कंसीडर करें। बिल्कुल, फुली एग्री। जबरदस्त बात की। हर जगह, हर फील्ड में जब लोग जाते हैं, चाहे सर्विस में जाएं या किसी भी फील्ड में जाएं, डेफिनेटली वो ट्रेंड होके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो रात को सोता है और सुबह उठ के वो पॉलिटिशियन बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। जी जी, फराज हाशमी साहब हमारे देर में मौजूद है। सर, शाहिद कनाडा से हमारे साथ लाइन पर हैं, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे उनसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से? शाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। बस कैनेडियंस के हवाले से आजकल सिर्फ यही है कि काफ़ी वहाँ पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर पाकिस्तानी या तो और एरियाज़ में जा रहे हैं या कुछ और शहरों में जा रहे हैं, या यूएस ट्राई कर रहे हैं, या दुबई और ये मिडल ईस्ट साइड पे आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या है, मतलब एक ओवरऑल व्यू दें कि अगर आपके ख्याल में जी कि अगर आपके ख्याल में ये इसी तरह ये रहेंगे इशूज़, या आगे जाके आपके ख्याल में कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि यहाँ से और पाकिस्तानी जाएँ? वहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये तो असल में इन्फ्लेशन इस वजह से हुआ अब ड्यूरिंग द कोविड। ये जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने जो है अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन प्रिंट करके जो है पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और वो पब्लिक ने जो है मोस्टली मेजर 70% प्री कंस्ट्रक्शन यूनिट्स में इन्वेस्ट हो गए, रियल इस्टेट में, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, डिमांड एंड सप्लाईज के इशू हो गए,
जिस वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया। लेकिन अब इन्फ्लेशन डाउन हुआ है फ्रॉम 9% टू 3.4%। गवर्नमेंट ने इसलिए यहाँ इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ा दिया। अब सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट 3-4 मंथ में जो है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की तरफ जाएगा, अमेरिका में भी और इधर भी, क्योंकि अब कुछ कंट्रोलिंग हुई है। अच्छा शाहिद, अभी आपने एक बात की, ट्रेनिंग होनी चाहिए कोई पॉलिटिशियन की, क्या खैर नसीर भाई, इट्स अ गुड आइडिया। इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड फॉर्चुनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। और वो कुछ NGOs है यूएस की और कुछ स्टेट डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। एक प्रोग्राम है टू हाउ टू पॉलिटिकली एजुकेट द यूथ। एग्जैक्टली। तो वो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उस पर हम लोग, आप भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बी पार्ट ऑफ इट। तो वो ज़रूरत है, मैंने इससे पहले भी ये चीज़ की थी कि हमें इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स को इनकरेज करना चाहिए, लोगों को इंगेज करना चाहिए, तो उनका माइंडसेट बनेगा कि दूसरी कौमें किस तरह तरक्की कर रही हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है। तो वैल्यूज़ जब तक यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होंगी ना, आप वो कुछ भी करते रहें, ये बूमरैंग इफेक्ट है, वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद भाई। मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि डेफिनेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और नसीर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि कोई एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए बाहर वालों के साथ मिलके। जी सर, बिल्कुल। देखें, इम्प्रूवमेंट का तो हर आदमी का कुदरती एक हक होता है। हमारी कौम का भी हक है कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। तो बाय एनी मीन्स अगर ये जो प्रोग्राम है NDUs टाइप जो होते हैं, आप देखें जो दूसरे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जब उनको हाई रैंक्स पे लेके जाया जाता है तो उनको मुख्तलिफ, उन्होंने भी जिक्र किया अभी स्टाफ कॉलेज वगैरह का, दूसरी चीज़ों का। तो स्टाफ कॉलेज है, फिर उसके बाद NDUs होते हैं। NDU में मुख्तलिफ वर्कशॉप होते हैं। है कि कोई ऐसा मैंडेटरी सिस्टम होना चाहिए कि कोई सीनियर अगर पॉलिटिशियन हो तो उसकी एक बेसिक जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो भी होनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूँगा या मैं इस लेवल पर थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। जी श्योर प्लीज़। अब मुझे लास्ट टाइम भी मैंने ये इलेक्शन के दरम्यान नोटिस किया और कल भी किया, जो मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था। जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, वो परफेक्ट है। जिस तरह से हम वोट डालने के लिए जाते हैं, पहले वो हमें मैसेज आता है, फिर उसके बाद हम अपना हल्का, अपना सिलसिला, अपना नंबर सब चेक करते हैं, फिर वहाँ पर 2 लोग बैठे होते हैं जो प्रॉपर, अब तो वो जो डेटा उनके पास है उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी लगी होती हैं जो वो उनको नादरा बुक्स प्रिंट करके देता है, उससे मैच करते हैं। फिर एक काउंटर पार्ट होता है जिस काउंटर पार्ट के ऊपर हम स्टैंप वो अंगूठा लगाते हैं, फिर वो हमें वो लीफलेट काट के देते हैं। अगर आप रिकॉल करें, जिस तरह चेक बुक होती है, हमें एक काउंटर पार्ट काट के दे दिया जाता है। अच्छा, मेरी ये सोच है कि वो जो काउंटर पार्ट काट के दिया जाता है उसके ऊपर पीछे कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस सीरियल नंबर या बार कोड या कोई एक रेफरेंस लिंक होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब वो काउंटर पार्ट कट गया तो उसके बाद आपने डब्बे में डाल दिया, तो उसकी जो पूरी पीछे हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री से वो सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। ये नहीं पता ये वोट किसने कास्ट किया है। एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं, ओके, वोट तो हो जाएगा। एक्चुअली आइडिया यही है कि वोटर को सीक्रेट रखा जाए। अच्छा, मगर उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद आखिर में कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन से वो वोट्स चेंज कर दिए जाएं या बॉक्सेस चेंज हो जाएं, तो कोई माजरत के साथ उसको पकड़ नहीं सकता। बैलेट ट्रैकिंग की बात कर जी, तो वो जो बैलेट ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत परफेक्ट है, मगर उसको बिल्कुल एंड पे जाकर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए कि जी जो वोट वाला है उसको कहीं डिस्क्लोज ना किया जा सके। यही माइंडसेट होगा। मगर मेरा ये ख्याल है कि इस चीज को हायर लेवल पर अगर कोई सुन रहा हो तो वो ये समझे गुड आइडिया। अगर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है वो ये कहते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं जी ये रिजल्ट सस्पेक्टेड है, अब वो उसी वोट बैंक के मल्टीपल 1-2 डब्बे उठाकर उन्हीं में से कुछ वोट्स उठाकर वो काउंटर चेक कर लें कि ये बॉक्स, ये जो वोट्स हैं ये जेन्युइन है या नहीं है। तो वो जो आपका 95% प्रोसीजर है, जो 5% आखिर में आके मैलिफाइड हो जाता है, तो वो एक पूरी एक सिलसिला कार ऐसा होगा जो कि 100% फुल प्रूफ हो जाएगा। जी फवाद भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दी। और अभी NDU का जिक्र हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम NDU सर्टिफाइड 2022 में मैंने मीडिया वर्कशॉप वहाँ अटेंड किया। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से मुख्तलिफ इशूज़ पे बात हो रही थी, पॉलिटिकल हवाले से बात हो रही थी,
इलेक्शंस 2024 के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे मेहमानों ने सजेशंस भी दी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, इलेक्शन प्रोसेस के लिए भी। कनाडा से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शाहिद थे, हमने उनसे बड़ी डिटेल्स में बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं और कितने सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ। डेफिनेटली 100% है, और वो क्योंकि उनकी मट्टी यहाँ पर है, इस मट्टी से बहुत प्यार करते हैं, हम सब बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने भी ये कहा कि हर वक्त वो पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, और तमाम पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं मोर देन 90 लाख्स, उनकी यही ख्वाहिश है कि जो भी गवर्नमेंट आए, जिस पार्टी की भी आए, वो पाकिस्तानियों के लिए 24 करोड़ आवाम के लिए कुछ करे, कुछ करके दिखाए, पाकिस्तान को आगे लेके जाए। हमारे साथ वाले ममालिक जो हमारे बाद में भी आज़ाद हुए वो हमसे कहीं आगे निकल गए, हम बहुत पीछे चले गए। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अब जो कुछ भी इस वक्त नज़र आ रहा है, यूथ आ रही है, यंगस्टर इलेक्शंस जीत कर आ रहे हैं। डेफिनेटली यंगस्टर, जैसे कि हमारे मेहमानों ने भी कहा कि हमारे पास यूथ जो है वह मोर देन 64% है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हमको उनको मोबिलाइज़ करने की, उनको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। और यही यूथ हमारे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं सबकी बात करता हूँ, यही यूथ इस कौम को, इस मुल्क को आगे लेके जाएगी। कुछ हमें रिजल्ट थोड़े से बता दो जो मेरे पास अभी हैं। टोटल जो है 47 सीट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 18 हैं, इंडिपेंडेंट के 27 हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 सीट्स जो है अभी तक जो है अपडेट्स आई वो ये हैं। नसीर भाई, जैसे कि अभी हमने अपने मेहमानों से बात की, अफाद भाई ने बड़ी अच्छी सजेशन दी, फराज भाई ने भी सजेशन दी कि कुछ रिफॉर्म्स की हम बात करें। अब मैं एक बात करता हूँ, चलें किसी की भी गवर्नमेंट आए, किसी पार्टी की आए, कोलिशन आए, इंडिविजुअल आए, सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए क्या होगा और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? सर, द बॉटम लाइन, आपको इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स और एमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। बिकॉज एज ए बिजनेस पर्सनैलिटीज़ वी आर हेयर, वी नो कि हम किस तरह उस चीज़ को सस्टेन कर रहे हैं या आगे कर पाएंगे, वो सब चीज़ें हमें पता है। जब तक ये इस किस्म के रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और इनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं होगी, तो वी विल बी नोवेयर। फिर एक नया दोबारा वहीं पर खड़े हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले बोला स्क्वायर वन पे, कि ये कॉलिजन गवर्नमेंट जो है ना, इसके साथ दो एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके जो है नेगेटिव्स भी हैं। अगर ये दे, बिकॉज कॉम्पिटिशन विद इन द कॉम्पिटिशन होता है, दे वांट टू परफॉर्म, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव। बट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल नैरेटिव्स, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो उसमें वो एक दूसरे की टांग भी खींचना शुरू कर देते हैं। तो इस माइंडसेट से बाहर आके इस वक्त पाकिस्तान को प्रायोरिटी देनी है, तो आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी माइंडसेट हो, कोई भी इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हो, अभी इट्स वन ऑफ द डेंजर कि अभी देखें, आप देखें वो इंडिपेंडेंस जो है वो दे आर गेनिंग द मोमेंटम, और उनकी अभी वाबस्तगी है नहीं। इफ़ वो मंडी खुल गई तो एक हॉर्स ट्रेडिंग का जो काम है, आपको पता है, वो यहाँ पर बहुत ख़तरनाक होता है। तो वो उस चीज़ को भी, उसको सस्टेन करना है, रोकना है। इनको अलाउ करें, दे कैन फॉर्म देयर, वो कोई तो अपनी कोई भी एक जमात है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, देन दे कम ज्वाइन एज ए कोलिजन पार्टनर। इस तरह करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स अप्रोच रही, तो आई डोंट थिंक सो वी विल बी मूविंग एनी फर्दर। दिस इज द बेटर। सर बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ दिस इज द बेटर। तो वी आर, देखें जिस तरह वोटिंग हुई है, वो बीबी शहीद का एक बात याद आती है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये वो हुआ है। तो ये तो वोट से जो है ना, लोगों ने डेमोक्रेसी को जीता है, तो वो अब ज़ाया होने के हम जो है मुतामिल नहीं हो सकते। सर एक बात का और मैं जिक्र करता चलूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो आपने भी देखे, हमने भी देखे, लेकिन किसी ने भी उसमें IMF का जिक्र नहीं किया कि IMF से हम जान छुड़ा सकेंगे या नहीं। क्योंकि अभी मैं एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, डेफिनेटली मस्ट गो टू द IMF इन अदर प्रोग्राम, और हमें जून तक $8.2 बिलियन चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि नई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि IMF से डील करें, उनके पास जाए, उनसे जान छुड़ाए? किसी ने भी अब तक, फराज भाई आपका ताल्लुक फाइनेंस से, आप प्लीज़ कुछ रोशनी डालिए इस बात पे। देखें, बिल्कुल कैटेगोरिकली आपने आना है हुकूमत में। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने मिल के कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, जो भी इंडिपेंडेंट्स हों, बिकॉज अभी तक ऐसा फील हो रहा है कि इंडिपेंडेंट ऊपर आएंगे, और एट द सेम टाइम जो भी हो, और सब ने एक एज ए कोहेसिव काम करना है। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। आपने बहुत मेजर एसेट्स अपने इस वक्त सेल कर दिए हैं, जो अभी सेल के प्रोसेस में है। जी जी, जिसमें आपके पोर्ट्स हैं, जी जी एग्जैक्टली, जिसमें आपके एयरपोर्ट्स हैं, तो एंड जिसमें आपकी एक एयरलाइन भी है। तो मतलब ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने बहुत मेजर कीज़ हैं। एट द सेम टाइम आपने, मिडल ईस्ट आपका फ्रेंड है, आपको अपने फ्रेंड्स ढूंढने पड़ेंगे और आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको FDI पे काम करना है। देखें, इन सारी चीज़ों में
जिसको हम जिस पे बात हम नहीं कर रहे हैं कि लास्ट 2 सालों में एक हमारा एरिया है जो बहुत बूम किया है। ठीक है, इंडस्ट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ा है, बैंकिंग हमारा ठीक ठाक मतलब ऊपर गया, हर बैंक ने प्रॉफिट्स अर्न किए अगर आप देख रहे हैं डेली उसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका एट द सेम टाइम आप अगर अपनी FDI से अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपको डॉलर कन्वर्जन में फ़ायदा हुआ है एज अ बैंक, तो एट द सेम टाइम आप आगे FDI को देखें, आप इन एरियाज़ को देखें, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, तब आपका कहीं जाके कोई ऐसी पोजीशन होगी कि कोई आप IMF से बात भी कर सकें। इस वक्त तो सर वही बात होगी कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, बेगर्स आर नॉट द चूजर। डेफिनेटली, जैसा कि मैंने जिक्र किया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का कि जो न्यूली गवर्नमेंट आएगी और उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है IMF प्रोग्राम में जाना है नहीं जाना। डेफिनेटली इनको जाना पड़ेगा क्योंकि $8.2 बिलियन हमें रिक्वायर्ड है जो हमें जून तक चाहिए। क्या कहेंगे सर? जी सर, बिल्कुल मैं फराज साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, मगर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये चीज़ कुछ सर एबनॉर्मल मुझे लगती है कि आपकी पूरी इकोनॉमी सिंक कर रही है और कोई एक इकोनॉमी का एक पार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो कर रहा है। तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स को अनड्यू फेवर हुई भी है फ्रॉम द स्टेट बैंक एंड अनमॉनिटर्ड सिस्टम, जिसकी वजह से अगर आप बैंकिंग मुहतसब के पास चले जाएं तो वो ये कहते हैं कि हमें 50 सालों में इतनी कंप्लेंट्स नहीं आई जितनी आज उनके पास बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, और 2 साल का लीड टाइम चल रहा है, जबकि बैंकिंग मुहतसब का जो नॉर्मली टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है। तो आई एम सॉरी टू से सर, जो इनकी ग्रोथ है उसमें भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। बट दूसरी तरफ मुझे एक और नेगेटिव इफेक्ट नज़र आता है कि जो पाकिस्तान में आज जिस अंदाज में हमारा जो कायबोर है वो 22-23% पे विदहोल्ड हुआ है, वो अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिबोने में वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो ऐसे कि देखें अभी ऑलरेडी कोई 3-4 मंथ्स हो चुके हैं, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है, देयर इज़ नो मोर मेजर इन्फ्लेशन इन दी फॉरेन एक्सचेंज, इन दी फॉरेन करेंसी। अगर पाकिस्तान का इसी तरह ये जो कायबोर है ये रहा तो आपकी जो रही सही इकोनॉमी है वो भी डूब जाएगी। सर तो IMF के कहने पे कायबोर मेंटेन रखा हुआ हमने। yes. सर वो देखें, हमने अपने घर को देखना है ना। माजरत सर यहाँ तक हम तो यहाँ तक IMF थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखिए IMF जो है ना, बहुत सारे लोग बात करते हैं ऑक्टोपस की तरह, उसने हमें वो देखें वो पूरी दुनिया में एक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो चल रहा है, और बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम से बाहर भी हैं, हम भी आ चुके थे, ठीक है, आ चुके और आ सकते हैं, सही ना। अब आप उनसे बात करें ना, बीइंग अ बैंकर, ही इज अ बैंकर, आई एम एक्स बैंकर, आई नो हाउ। देखिए जो भी निगोशिएट करता है ना बिजनेस, उसकी अपनी टर्म्स होती है। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो मैं अपने पैसे को सिक्योर करना भी मेरा फर्ज है। yes. अब देखें पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त सस्टेनेबिलिटी पे बात होती है, वो कहते हैं आप सस्टेन करें। अगर टैक्स रिफॉर्म्स की IMF ने बात की है ना, तो उन्होंने मासेस के लिए नहीं की थी, वो क्लासेस के लिए की थी। तो हम खुद मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, हमारे लीडर्स, सॉरी टू से, अगर वो कंप्लाइंस करें। अभी जब लास्ट रिव्यू हो रहा था IMF का, तो दे वर सो सरप्राइज्ड कि आपका जो एक ग्रेड 17 का ऑफिसर है वो इतनी मराहत लेता है कि हम बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ IMF वी कैन नॉट इमेजिन टू गेट दिस मराहत। तो ये देखिए, ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो आपको गाइडलाइंस देते हैं साथ। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, फवाद साहब की बात ठीक है बिल्कुल अपनी एंड पे, वो भी जो कह रहे हैं 2018 से 21 हमारे पास थोड़ा सा एक टर्मोइल वाला पीरियड था, बीच में कोविड का भी एक है पैच, लेकिन उसमें आप देखें रियल स्टेट ने कितना बूम किया था। जो रियल स्टेट अपनी जगह बैठ गया है या अपनी जगह थोड़ा सा रीजनेबली होल्ड हो गया है, वहाँ वही पैसे फंड्स जो हैं हमारे पास ज़्यादातर बैंकिंग इंडस्ट्री में आए हैं। वो चैनल भी है, जैसे ही आपके इलेक्शंस कोई आपकी गवर्नमेंट बेस्ड होती है, कोई आपकी सही चीज़ें आती हैं, तो आई थिंक आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री फिर से उठेगी, फिर यही जो हैं फंड्स आगे मूव होंगे। आपकी बात कैरी ऑन करता हूँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम ज़बरदस्त बात करते हैं इलेक्शन 2024 का खुसूसी प्रोग्राम। एक और रिजल्ट्स हमारे दरमियान आ चुका है, बहुत सारे रिजल्ट्स अभी पेंडिंग में हैं। NA 232 MQM के आसिया इसहाक है जो 88,260 वोट लेकर कामयाब हुई हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट थे मोहम्मद अदील
वो 66,547 वोट लेके सेकंड पोजीशन पर आए। इसके अलावा एक और रिजल्ट है PS98 MQM के अरसलान परवेज़ हैं जो 13,903 वोट लेकर कामयाब हैं, और जमात इस्लामी के हमादुल्लाह थे जो 5,551 वोट लेकर सेकंड पोजीशन पर आए हैं। तो फराज हाशमी साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे IMF के हवाले से, और नासिर भाई ने भी कहा, सबने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया जबकि करना चाहिए था। आई विश तमाम लोग ये देख रहे थे, उन्होंने ये प्रोग्राम नहीं बताया कि IMF से हमारी जान कब छूटेगी। आई थिंक अगर यही हालात रहेंगे तो कोई एक ये मैनिफेस्टो, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी एंड पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी। किसी स्पीच में किसी ने कोई बात नहीं की इसके ऊपर, लेकिन IMF अपनी जगह पे हमें डिस्काउंट रेट के ऊपर भी होती है बात कि जी 25% होना चाहिए। मतलब आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि इतनी हाई टर्म्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं IMF के साथ। तो IMF का मेरा ख्याल है अब एट द एंड ऑफ द डे इन सारे हालात को देखते हुए वही हम काम करें कि हम अपने लोकल एसेट्स पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपनी चीज़ों पे काम करें। आपका बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, आपकी बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। सर एसेट्स हम डिस्पोज ऑफ करें, जैसे कि आपने भी जैसे पोर्ट्स हो गई, इवन एयरलाइंस भी हम गोइंग टू बी डिस्पोज ऑफ। तो बस ये ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं विजिबल हों और आगे जाके ताकि कोई हमारे पास इक्विटी में एट द एंड ऑफ द डे कुछ आए, हमारा CPEC उठे, जल्दी उठे, क्योंकि वो आई थिंक 2018-19 के बाद वो बात नहीं बनी जो CPEC में आनी थी, एक फुल फ्लो आना था। अभी रिसेंटली आपका स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा बूम किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिक्लाइन हुआ है। कल बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हॉग वॉश थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है जब तक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। जी आमिर, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे दोनों मेहमानों ने कहा IMF के बारे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोई एजेंडा नहीं दिया, कोई टारगेट नहीं दिया कि हम उससे जान छुटाएंगे नहीं छुटाएंगे। क्या कहेंगे सर आप? देखें, एजेंडे में उस चीज़ को रखा जाता है जिसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और अनफॉर्चुनेटली ये किसी की बुक्स में है ही नहीं। IMF किसी के लिए भी, पार्टी के लिए इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं, क्योंकि वो इससे जान छुड़ाना ही नहीं चाहते। अच्छा, आप देखें ना कि अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो ऐसे एसिड्स हैं उनको लिक्विड कर रहे हैं, अगर उसको भी बेचना शुरू कर दें तो आप पाकिस्तान को लेके कहाँ जा रहे हैं? एग्जैक्टली। और पाकिस्तान बनाने का मकसद ही खत्म हो जाता है ना आपका। पाकिस्तान बनाया क्यों था? ये जो लफ्ज थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये कहाँ चले गए? आपको सिर्फ ये 3 तलवार पे भी लगे हुए अब तो नहीं नजर आते, क्योंकि उसके भी कुछ हरूफ कोई निकाल के ले गया। तो कहने का मकसद है कि ये चीज अब बड़ी इम्पोर्टेंट है कि IMF, तो आपको देखें, इन्होंने नसर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कोई आपको जब पैसे देता है तो उसको रेगुलराइज तो कराएगा ना। वो ये तो पूछेगा कि आप वापस कैसे करेंगे, वापसी का एक सिस्टम वो बनाएगा। लेकिन इसके अंदर जी इसके अंदर यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, आपका बैंक रिजर्व नहीं है, और आपकी बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो ये कि आपका जो 60% जो एजुकेशन के अंदर जो इशू है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो ये बहुत सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सर नाउ और नेवर पे आ चुके हैं, नाउ और नेवर पे आ गए। और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि जैसे उस पे जो बात कर रहे थे हम पॉलिटिक्स के ऊपर, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में स्कूल से शुरू करनी चाहिए, इसकी एजुकेशन, और उसके अंदर इसको इंडक्ट करना चाहिए, बाय लॉ करना चाहिए, बच्चों को बाशऊर बनाना चाहिए स्कूल से, जहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है, और ये फिर कॉलेज में आए, ये फिर यूनिवर्सिटी में आए, और मैंडेटरी होना चाहिए। और इसके साथ जैसे IMF है, देखें IMF से जान कैसे छूटेगी? IMF से जान इस तरीके से ही छूटेगी कि आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हर जगह एक ही नाम नजर आ रहा है, वो है इंडिपेंडेंट, जो है जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़े उनका नाम आगे आ रहा है। क्यों नाम आ रहा है? उसका मकसद क्या है? उसको रिलेट आप करें, वो है आज़ादी से, ठीक है? तो वो सारे जो आपके जो जीतते आ रहे हैं उम्मीदवार, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद का क्या मतलब होता है? आज़ाद रिलेटेड है आज़ादी से। तो वो आज सबसे ज़्यादा तादाद उनकी क्यों खड़ी हो गई है? वो क्यों एक तरफ जाके खड़े हो गए? तो उनको आज़ादी खुदा के वास्ते दे दें, उनको मुल्क चलाने दें, तरीके से चलाने दें। IMF किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा उसका एक आपको लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। ये बैंकिंग सेक्टर से बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि एक दिन में ये चीज़ें नहीं होनी। फवाद भाई, मैं प्रोग्राम के आखिर में 2 मिनट हैं आपके पास, नाउ और नेवर पे अब हम आ गए, क्या मैसेज देंगे
चाहे किसी भी गवर्नमेंट बने, चाहे इंडिविजुअल बने, कोलिशन गवर्नमेंट बने, क्या करेंगे सर? अब कोई चांस ना और नेवर, बस दिस इज द लास्ट। अच्छा, मेरी एक बड़ी मतलब सोच है आइडियल सी, अब पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, कि जो भी पाकिस्तान का नेक्स्ट 10-15 साल का प्रोग्राम बने उस पर ये तमाम पार्टीज को बिठाकर उस पर साइन करवा लें। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसको ऐसे एक कानून की शक्ल दे दें, बेशक पार्लियामेंट से प्रूव करा लें कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो आकर पुराने प्रोजेक्ट्स को सैबोटाज ना करे। क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में ये एक बहुत बड़ा काम हुआ कि मैंने सड़कें खोद दी, भाई की बारी आ गई, भाई ने सड़कें एज इट इज छोड़ दी, जी कि जी वो ऑरेंज लाइन नहीं बनेगी या मेट्रो लाइन नहीं बनेगी। तो ये जो हमारे यहाँ पार्टी टू पार्टी आपस में जो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका जो खमियाजा है वो आवाम भुगत रही है। तो अभी इमीडिएटली होना ये चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट फॉल हो उसके बाद जो भी नेक्स्ट 10 या 15 ईयर्स का पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्रोग्राम हो उसको बाकायदा पार्लियामेंट से अप्रूव करा लें, सारी पार्टियां उसको इंडोर्स करें, और जो पाकिस्तान की एक सुपरलेटिव वो है लोग हैं वो भी उसको अप्रूव कर दें। एग्जैक्टली, ताकि पाकिस्तान की बका का मामला है। फिर कोई आदमी को इजाजत नहीं होगी कि वो उसको सैबोटाज करे या उसको सेट असाइड करे, ताकि एटलीस्ट हम बगैर कम सियासत के कुछ हासिल कर सकें। गुड आइडिया। फराज भाई, प्रोग्राम के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा ख्वाब ये है कि अब हेंसफोर्थ जब भी इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह अगले 5 सालों में, पहले तो ये जो भी आए ये हुकूमत में रहें, और फिर एक अगले 1 साल कोई इलेक्शन ना हो, 2 साल इलेक्शन ना हो, और जो आए वो अगला इलेक्शन ऐसा हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये बैलेट हो। ओके, मतलब आप सब चीज़ें आगे अपनी फ्यूचर बना के देखें, विजन बना के देखें। बहुत सारी चीज़ें इतने से शॉर्ट टाइम में हम लोग हाईलाइट नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ जो पिछली हुकूमत में हुई थी, केयर टेकर से पहले, चाहे वो अभी आज इंडिपेंडेंट हुए हैं जो भी, उसमें एक चीज़ अच्छी थी कि बहुत हमें हेल्प मिली थी बाहर के एक्सपैट्रिएट जो हैं पाकिस्तानी से। उन पाकिस्तानीज़ को ऑन बोर्ड लाएं, उनको वोट अलाउ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमने बात की थी अभी, शायद हमारे साथ कनाडा पे बहुत जरूरी है, और उनको लाएं, उनको इन्वॉल्व करें, और बहुत पैसा आया था, बड़ी डिटेल बात, 5.5-6 बिलियन $US हमें मिला था। एग्जैक्टली, मतलब हमारी इंडस्ट्री को, और बहुत अच्छा है कि वही लोग आए, वो इन्वॉल्व हों, वो अपने पाकिस्तानी हैं। आई थिंक अगर आप IMF की बात भी कर रहे हैं जाने की, तो ये वो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। हम IMF की मिन्नतें तरले करते हैं, $1 बिलियन नथिंग सर, वो छोटे छोटे ये फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। देखिए कतरा ही दरिया बनता है। एग्जैक्टली। नसीब भाई क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात की है फराज भाई ने। कंटिन्यूएशन को इनकी बात को देखें, ये एक वन ऑफ द वो है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वी नीड टू, हमारे फुटप्रिंट्स है ना, अब देखें IT का फुटप्रिंट जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान का जो है ना वो इस्टेब्लिश होना, उसमें ये ओवरसीज पाकिस्तानी दे कैन प्ले अ वाइटल रोल। कि देखें पाकिस्तान नाउ इट्स बिकम अ 4th लार्जेस्ट IT जो रिसोर्सेज प्रोवाइडर हो गया, तो इस पे कैपिटलाइज करें, और जो चीज़ें हम देख रहे हैं जो मूव फॉरवर्ड करना है, देखें यहाँ पर रियलाइज़ करें कि हमें अपनी मिलिट्री की आदत को भी इस वक्त जो है ना अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जितनी भी सारी चीज़ें उन्होंने अनसर्टन सिचुएशन नहीं होने दी, इलेक्शन करवाया, ट्रांसपेरेंट किया, कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई इंजीनियर, कोई चीज़ नहीं हुई है, और ये आपको डेमोक्रेसी का उन्होंने एक वे आउट दे दिया है, और चलता रहना चाहिए। जैसे उन्होंने शुक्रिया फराज हाशमी, आमिर सज्जाद, फवाद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं वंस अगेन ये कहना चाहूँगा, हमारे मेहमानों ने खुल के बातचीत की कि इस वक्त जो भी कुछ इलेक्शंस जो आने वाली गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं और इसको किस तरह उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, और सबको मिल बैठ के, चाहे वो इंडिविजुअल पार्टी की हुकूमत हो चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात की, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, चाहे 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन हो, कोई भी गवर्नमेंट आए, और उस पॉलिसीज को कंटिन्यू बेसिस पे चलना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का मामला है, 24 करोड़ लोगों का मामला है, क्योंकि ना और नेवर, और इसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं। मैं प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।